आज ज़िंदगी बाइट्स ने मुझे ये मौका दिया है मैं अपने बारे में कुछ कहूँ। दूसरों के बारे में कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने बारे में आप कहना चाहते हैं, बहुत कुछ होता है आपके पास, बहुत कुछ होता है, लेकिन शायद आप उसको इतनी आसानी से सम अप नहीं कर पाते। चलिए कोशिश करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम मनीष वर्मा है, लोग मुझे प्यार से मनु भी कहते हैं, इसलिए मैंने अपने साथ अपना नाम एक जोड़ भी लिया है, मनीष वर्मा मनु। वैसे पेशे से तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। जैसे सफ़र आगे बढ़ता जाएगा हम उनके बारे में बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से। जब आप बड़े होते हैं, जन्म लेते हैं, किस घर में जन्म लेते हैं आपको पता नहीं होता है। आप किस जाति से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, कौन सा धर्म आप अपनाते हैं, आपको पता नहीं होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपकी समझदारी विकसित होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बचपन में समझदारियाँ नहीं होती हैं, बच्चों में समझदारी नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सामाजिक जिम्मेवारियों के साथ जो समझदारी होती है वो जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, विकसित होते हैं, आपके साथ समझदारी डेवलप करती है। आप जानने लगते हैं जाति क्या है, समुदाय क्या है, समाज क्या है, धर्म क्या है। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो बचपन में जो माँ बाप का एक्चुअली ड्रीम होता है कि आपको क्या करना है बड़े होकर, बच्चे में आपका कोई ड्रीम नहीं होता है। माँ बाप ने कहा चलो आईएएस बनना है, कहीं ना कहीं उनकी एक कुंठा होती है उसमें, कहीं ना कहीं उनका एक शौक होता है, कहीं ना कहीं ग्लैमर होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने सामाजिक परिवेश में देखा है कि उनकी वैल्यू क्या होती है। या उनका ये कहना चलो बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, तो वो उसी ढंग से हमको परवरिश करते हैं, हमारी परवरिश करते हैं। इंजीनियर बनाएंगे, हमारी परवरिश उसी ढंग से करते हैं। तो हमने भी अपना ड्रीम बना लिया चलो, क्योंकि बचपन से हमें उसी बात का बीजारोपण मेरे दिमाग में किया गया कि आपको ये बनना है, तो चलिए आईएएस बनना है। बिहार में रहते थे, पटना में जन्म हुआ, तो आईएएस बनना है। तो एक धर्म है यहाँ पर कि अगर बच्चे ने बढ़िया करना है, 10th पास किया, या तो आप इंजीनियर बनेंगे, साइंस लेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, या फिर ह्यूमैनिटीज़ पढ़ के आप आईएएस बनेंगे, और कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं। चलिए हम भी बढ़ते चले गए धीरे 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 धीरे। शुरुआती स्कूलिंग हमारी पटना में एक स्कूल हुआ करता था उस वक्त, शायद आज भी है, बेली रोड से सटा हुआ एक मंदिरी मोहल्ला है, तो वहाँ एक मोती एकेडमी स्कूल हुआ करता था। आज किन हालातों में वो स्कूल है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि उस वक्त का वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हुआ करता था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस स्कूल का विद्यार्थी हूँ, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उस स्कूल का जो स्टैंडर्ड था उस वक्त, मैंने बाद में फील किया जब मैं हाई स्कूल में आया, तो कहीं से कोई मैच नहीं था। मुझे लगा कि मैं अचानक से एक डेवलप्ड कंट्री से कहाँ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आ गया हूँ। पढ़ाई का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग। तो वो जो 1-2 साल रहे ना, मुझे एडजस्ट करने में लगा, हाउ टू एडजस्ट। उस स्कूल के बारे में थोड़ा सा, पटना में उस वक्त बहुत स्कूल्स के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। एक सेंट माइकल्स जानते थे, सेंट जेवियर जानते थे, लोयला के बारे में उतना जानते नहीं थे, बाकी पब्लिक स्कूल नहीं आई थी। ये मैं बातें कर रहा हूँ बॉयज़ के स्कूल्स की, बाकी सारी सरकारी स्कूल हुआ करती थी। पटना हाई स्कूल, पाटलिपुत्रा, पटना कॉलेजिएट, मिलर हाई स्कूल। पाटलिपुत्र स्कूल का बड़ा नाम था, रिजल्ट बढ़िया होते थे उसके। लेकिन हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि हम फादर हमारे पटना हाई कोर्ट में काम किया करते थे। जन्म हमने लिया अदालतगंज मोहल्ले में, जो हाई कोर्ट क्वार्टर्स के कर्मचारियों और अधिकारियों का आवास था। तो बगल में मिलर हाई स्कूल हुआ करता था, नाम हमारा वहाँ लिखा दिया गया। खैर, तो मैं बातें कर रहा था मोती एकेडमी स्कूल की। वो स्कूल के प्रिंसिपल कहिए या
आप यूं कहें कि उस स्कूल की सर्वे सर्वा थी हमारी प्रिंसिपल मन्ना रानी सिंह। मैं आज भी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, उनसे बढ़िया पर्सनालिटी मैंने किसी महिला में आज तक, शायद मुझे क्षमा करें, किन्हीं को बुरा भी लग सकता है, मैंने नहीं पाया, क्योंकि बचपन में मैंने उस दिमाग में बैठी हुई बात है वो। उस वक्त जब पटना की सड़कों पर महिलाओं का स्कूटी मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, साइकिल चलाना बड़ी बात हुआ करती थी। मैडम उस वक्त व्हीली जीप चलाया करती थी, और उस वक्त जहाँ तक मुझे अंदाज उनकी अवस्था 50+ की रही होगी। बहुत ही स्ट्रिक्ट, मार्टिनेट, अनुशासन प्रिय। और हमारे स्कूल का जो सिलेबस था, जो किताबें मैंने पढ़ी इंग्लिश में उस वक्त, वो सेंट जेवियर का सिलेबस हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं वो नकल थी, हम मानते हैं, लेकिन उससे हमारा डेवलपमेंट हुआ। बाद में उतना बढ़िया ढंग से उस स्टैंडर्ड का किताब हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कम से कम हाई स्कूल में। खैर, हाई स्कूल में आए, मिलर हाई स्कूल में नाम लिखाया मैंने। उस वक्त जस्ट एक कंसेप्ट आया था, फिफ्थ नवीन। तो हमने भी एडमिशन कराया, फादर ने हमारा एडमिशन करा दिया। अब वहाँ पे एडमिशन हुआ तो 5th, 6th, 7th हमने वहाँ पढ़ा। फादर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पटना हाई कोर्ट में हमारे थे। माँ हमारी टीचर हुआ करती थी, हाई स्कूल की टीचर थी। तो घर में एक माहौल था पढ़ाई का। हम लोग 6 भाई बहन थे, सबसे बड़े हम थे, सबसे छोटा एक भाई। बड़ी फैमिली थी, बीच में 4 बहनें। लेकिन उस वक्त फ़र्क महसूस नहीं होता था कि आप कितने बड़े फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। लोग एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे अपने परिवार का, सुख दुख बांटते थे। अगर आप कभी दुखी भी हैं तो पता नहीं चलता था, क्योंकि परिवार में ही इतने लोग थे कि आपको दुखी नहीं होने देते थे। तो खैर, 5th, 6th, 7th मैंने यहाँ पढ़ा। अचानक से मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया रांची। रांची ट्रांसफ़र होने की क्या वजह थी? उस वक्त रांची जो था बिहार में ही था। लोग ऐसा कहते हैं कि झारखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ पनिशमेंट ट्रांसफ़र होता था। तो फादर का ट्रांसफ़र हो गया, कुछ कारण रहा होगा। अब यहाँ पे सबसे बड़े हम थे, 7th जस्ट पास आउट किए। तो फादर को लगा कि शायद ये उतना बढ़िया से पढ़ नहीं पा रहा है, इसको हॉस्टल में भेज दिया जाए। तो हजारीबाग में मेरे बड़ी फुआ रहा करते थे। तो फूफा जी हमारे वहाँ के जिला स्कूल के मैथ्स के बहुत ही रिनाउंड टीचर थे। पूरे झारखंड में उनका, आज का झारखंड, उनका नाम था। बाद में वो भारत सरकार की तरफ से यूरोप भी गए, और पूरे यूरोप में उनका मैथ्स में 2nd पोजीशन था। तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, फूफा जी के साथ रहूँगा, पढ़ूँगा, अच्छा करूँगा। मन में उत्साह था। जब मैं पहुँचा वहाँ पे, तो फूफा जी ने पहला फरमान सुनाया, कल से बेटा आपको हॉस्टल में रहना है, आप यहाँ नहीं रहेंगे, आपका एडमिशन मैंने करा दिया है। अब मैं 8th क्लास में एडमिशन ले रहा हूँ। मेरी उम्र कितनी रही होगी अंदाज लगा सकते हैं, 12-13 साल की उम्र रही थी मेरी। सोच भी नहीं पाया क्या करना है। चलिए, हॉस्टल में पहुँच गए, फ्रीडम मिला। फादर हाई कोर्ट में, वहाँ कोई हमको कंट्रोल करने वाला नहीं, हॉस्टल में रहते थे। पापा से जब पैसा मांगे, पापा ने भेज दिया पैसे। हजारीबाग से रांची का किराया, चूँकि हम बच्चे थे तो मात्र 5 रुपये हुआ करता था। जब कभी तकलीफ आई 2 घंटे में रांची पहुँच गए। फादर ने प्रेमवश पैसे भी दे दिए, भाई बेटा, बड़ा बेटा अकेले रह रहा है, कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, पैसे भी दे दिए। अब यहाँ पर मेरी, आप कहें कि उच्च श्रृंखलता शुरू हुई। पिक्चर देखने का शौक़ लगा, होटल में खाना खाने का शौक़ लगा, पढ़ाई किनारे हो गई। मुझे आज भी मालूम है कि 8th क्लास मैं कैसे पास किया, मुझे नहीं मालूम है। शायद मैं इसीलिए पास कर पाया क्योंकि हजारीबाग में मेरे फूफा जी बहुत रिनाउंड टीचर थे, उस स्कूल के बहुत रिनाउंड टीचर थे। अब स्वर्गीय हो गए, श्री गौरी शंकर प्रसाद वर्मा। तो लोगों ने मुझे इसलिए पास कर दिया कि चलो भाई ये वर्मा जी का रिलेटिव है, मुझे पास कर दिया गया। मैंने घर में बोल दिया कि मैं यहाँ रह के पढ़ नहीं पाऊँगा,
आप मुझे वापस बुला लें। फिर मैं आया यहाँ पे, मेरी एडमिशन पटना हाई स्कूल में हुई। उसके बाद से मेरी जर्नी शुरू हो गई। पटना हाई स्कूल से मैंने 10th किया, प्रथम श्रेणी में पास किया। 12th पटना हाई स्कूल से ही किया, क्योंकि 10th में मेरे मार्क्स उतने नहीं आए थे कि मैं साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाता, और कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। और या यूँ कहें कि हम बहुत प्रयास भी नहीं कर पाए। एनीवे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ पटना यूनिवर्सिटी में। तो +2 मैंने किया पटना हाई स्कूल से, फिर से प्रथम श्रेणी में पास किया। उसके बाद मैं एन कॉलेज आ गया। एन कॉलेज में आया तो एक छोटी सी घटना है जो मैं सुनाना चाहूँगा। एडमिशन ले रहा था, तो जो एडमिशन इंचार्ज थे वो ज्योग्राफी के हेड थे। उन्होंने पूछा क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने अपना सब्जेक्ट बताया, ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए, ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी भी भर दो। उन्होंने वीटो लगा दिया उस पर। अब मैं क्या बताऊं कि ज्योग्राफी ही एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा रहा जो मैं एडमिट करना चाहूँगा आज इस स्टेज पे, जिसमें मैं फेल किया 9th क्लास में, जिसकी वजह से मेरी पूरी रैंकिंग गड़बड़ा गई। अब मैं बिल्कुल ऐसा लगा मुझे, मैं कहाँ फंस गया। ज्योग्राफी के संदर्भ में मैं बात करूं तो आज भी मुझे ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ना, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर, आप जिसको बोल दें, मेरी समझ से बहुत दूर है। ये साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मैं रट्टा मार के बोल सकता हूँ, बाकी नहीं बता सकता हूँ। तो रुआसा सा चेहरा हो गया। बहुत बड़े थे नहीं, 17-18 साल की अवस्था थी। वहाँ पे कुछ सीनियर भैया लोग थे, उन्होंने मेरा चेहरा देखा तो उन्होंने लगा क्या बात हुई यार तुम्हारे साथ। हमने भैया देखिए ऐसी ऐसी बात है, तो मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने सर को जाके बोला कि भाई आप ज्योग्राफी के टीचर, आप सबको ज्योग्राफी दिलवा दीजिएगा, क्या तरीका है। बोलो क्या पढ़ोगे। तो उस वक्त बड़ा जोर था वहाँ पे, एक सब्जेक्ट चल रहा था लोक प्रशासन। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। मैंने कहा लोक प्रशासन पढ़ूंगा। चलिए, मेरा नामांकन हो गया लोक प्रशासन में। उस वक्त पास कोर्स और 1 साल अलग से ऑनर्स का सवाल था। मैंने पास कोर्स किया, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन, हिंदी। बाद में ऑनर्स भी मैंने लोक प्रशासन में किया, बाद में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। तो चूँकि अब लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट है ना, वो प्रशासनिक मामलों से जुड़ा हुआ है और थोड़ा सा मैं इनक्लाइंड था, तो चलिए बढ़िया किया मैंने। उसके बाद अचानक से कुछ घटनाएं ऐसी घटी, फिर से मेरा तबादला हो गया। पटना से तबादला सीधा दिल्ली, जाओ ये नहीं पढ़ेगा यहाँ पे, कोई काम नहीं करेगा यहाँ पे। दिल्ली पहुँच गया, क्या करना है कुछ नहीं मालूम, किस लिए मैं आया हूँ, समंदर में मुझे ला के छोड़ दिया गया। अब क्या करना है कुछ नहीं मालूम। 1 साल तक मैं यूँ ही भटकता रहा, कभी ये कभी वो। उसी बीच मैंने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं, क्या करना है। सब लोग लॉ कर रहे थे, तो मैंने लॉ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और पढ़ाई में मैं बहुत अव्वल तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी पढ़ाई ठीक ठाक रही थी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया कैंपस लॉ में। अब फिर मैं सोच रहा हूँ कि लॉ तो मेरा जीवन का ध्येय नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या। उस वक्त जीवन का एकमात्र ध्येय ये था कि पढ़ लिख कर एक अदद सी नौकरी पालूँ। सबसे बड़ा था घर में, बहनों की जिम्मेवारी थोप दी गई थी मुझ पर। बहुत अगर बेबाकी से मैं कहूँ तो, कि बेटा तुम सबसे बड़े हो, मेरे बाद तुमको देखना है। तो एक सर पर बैठा हुआ एक बड़ा सा बोझ था मेरे। चलिए 2-4 महीने हुए, उसी साल मैंने यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी। साथ साथ दिल्ली का एक माहौल था, धर्म था। पीटी निकल गया, मेंस में आइए तो बहुत ज़्यादा मार्क से नहीं कहूँगा, कुछ कम मार्क से छूट गया मेरा मेंस, नहीं हुआ। इन्हीं दरमियान नौकरी के लिए इंटरव्यू देता था, नौकरी के लिए एग्ज़ाम्स दिया करता था, तो नौकरी मेरी लग गई। एसएससी के थ्रू मेरी नौकरी लगी, अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई। अहमदाबाद का माहौल ऐसा कि पढ़ाई का माहौल मुझे मिला नहीं। नौकरी लग गई थी, पैसे आने लगे थे 2-4, दोस्तों के साथ रहा करते थे, तो समय बीतने लगा एंजॉय करने में, पिक्चर्स देखने में,
यूपीएससी पता नहीं किस तरफ चला गया, मुझे आज भी याद नहीं। जब ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर देखता हूँ तो वैसे ज़िंदगी में बहुत सारे उफ्स हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अगर कभी मुझे दोबारा ये मौका दे, अगर दे पाए, मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं मिलता है, तो बहुत सारे उफ्स को मैं चाहूँगा कि वो उफ्स ना आए फिर से। चलिए वहाँ पहुँचा मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी छूट गया। जब मैं वापस करने जा रहा था वहाँ का बुक्स वगैरह लाइब्रेरी में, डीन से मिलने जा रहा था, डीन ने कहा कि बेटा ऐसा है कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लोग तरसते हैं और तुम छोड़ कर जा रहे हो, पछताओगे एक दिन। हम सब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं डेस्टिनी पर बहुत बिलीव करता हूँ। डेस्टिनी मुझे जिस रास्ते पर ले जाएगी मैं चलूँगा, चलता हूँ, चलूँगा क्या, चलता हूँ। और मुझे लगता है कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, हम माने या ना माने। चलिए मैं वहाँ आ गया, अहमदाबाद ज्वाइन कर लिया गुजरात चार्ज में। उसके बाद फिर वही परिवार की जिम्मेवारी। माँ मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रेम करते थे, बेटा आ जाओ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और हम भी बहुत इमोशनल, अप्लाई कर दिया पटना आने के लिए, भाई पटना जाना है। बाकी कुछ बातें समझ में नहीं आई उस वक्त, पटना जाएंगे, प्रोफेशनल कैरियर भी आपका वो नहीं रहेगा जो अहमदाबाद में रहेगा, रहा होता। बहुत सारी बातें थी, नौकरी में आप पिछड़ जाओगे, कुछ समझ में नहीं आता। उस वक्त सिर्फ ये लगता था कि बस पटना पहुंच जाऊं किसी तरह से। बहुत सारी पैरवी, बहुत मिन्नतें की लोगों से, हाथ पैर जोड़ा कि चलो पटना हो जाए। पटना आ गया, पटना आ गया, उन्हीं दरमियान शादी हो गई। शादी हो गई, वाइफ मेरी वर्किंग मिली। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता था, क्योंकि माँ को मैंने वर्किंग वुमन के रूप में काम करते देखा था, उनकी परेशानियों को मैंने महसूस किया था। समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो जिम्मेवारियां होती है उनको निभाते हुए और नौकरी के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मैंने देखा था, बहुत परेशानियां आती थी। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। शादी हो गई, वाइफ नौकरी में, समय बिल्कुल ऐसा लगा ना कि पंख लगा के उड़ता चला जा रहा है। निकलता गया समय, निकलता गया, घर परिवार की जिम्मेवारियां पूरी होते चली गई। जब सब कुछ खत्म हो गया, जिम्मेवारियां खत्म हो गई, जब मैं अपने आप को देखा उसका, मुझे लगा मैं कहाँ हूँ, सब कुछ तो खत्म हो गया, मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। दाल रोटी एक अलग चीज़ होती है। नौकरी मिली, अच्छी नौकरी थी, दाल रोटी की समस्या बिल्कुल नहीं थी। सरकार में नौकरी करने का एक फ़ायदा आपको होता है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी आपका केयर करती है वो। इसी दरमियान डेपुटेशन पे मैं चला गया 2 साल के, फिर से गुजरात। आज आप सुन रहे होंगे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, बहुत बड़ा नाम है। उस वक्त भी ये डिपार्टमेंट था, लेकिन आम लोगों के बीच नहीं था। मैं चला गया 2 साल, फिर वहाँ, फिर मेरी प्रमोशन आई, फिर मैं वापस यहाँ चला आया। यहाँ आया तो मुझे लगा कि अब सब कुछ तो हो रहा है। 2 बेटियाँ मेरी थी, पढ़ रही थी, अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, ज़िंदगी एक ढर्रे पे चल रही थी। तो बचपन से एक, आप इसको कहें, एक मेरे अंदर एक लॉ जल रही थी कि कुछ अलग हटके करना है। एक कुरेदन कहिए आप उसको, कि आपको कुछ हटकर करना है। बस ये मेरे दिमाग में चलता रहा था। ये नहीं करना है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे डीएम बनना है, मुझे ये करना है, बस कुछ हटकर करना है लाइफ में। जिंदगी ने आपको ये मौका दिया है कि आप कुछ कर पाएं। बाकी तो रोटी दाल की समस्या, उससे जूझते रहने वाले लोग तो बहुत होते हैं। माँ थी, माँ निकल गई, नहीं रही है वो, स्मृति ही शेष है उनकी। तो माँ के नाम पर हमारे पिताजी ने थोड़ा इनिशिएटिव लिया। एक उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया, पुतुल फाउंडेशन। मेरी माँ का नाम था सुनैना वर्मा, निक नेम था उनका पुतुल, तो उसी नाम से बना। तो क्रिकेट में खेला करता था और एक क्रिकेटर था मैं। तो मुझे मालूम, एक बात तो मुझे मालूम थी कि विपरीत परिस्थितियों में आपको सीधे बल्ले से कैसे खेलना है। मैं आज भी इस बात पे यकीन नहीं करता हूँ, जब बातें आती है ना क्रिकेट की, कि भाई वहाँ का पिच खराब था, वहाँ का ये था, वहाँ का ये था। तो मुझे लगता है भाई हम लोग तो यहाँ के गांधी मैदान, उबड़ खबड़ मैदान में क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं। तो
ये बातें बहुत नाकाफ़ी हैं, आप जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अपने एक मित्र, मेरे एक बड़े भाई हैं, मित्र भी कहेंगे, मित्रवत हैं, बड़े भाई के समान मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, विवेक राणा जी। एक बार हम जा रहे थे उनके साथ, हम लोग, विवेक जी मेरी इच्छा है कि मैं क्रिकेट टूर्नामेंट करूं। बोले करते हैं। हम लोग पहुंच गए स्टेडियम बुक कराने के लिए। स्टेडियम पहुंचे तो वहाँ उन लोगों ने कहा कि नहीं ऐसे थोड़ी ना बुक होगा, आप पैसा लेके आ गए और बुक करा देंगे। तो बोले भाई कैसे होगा फिर? नहीं, आपको तो किसी एनजीओ का पत्र लाना पड़ेगा। उस वक्त एनजीओ नहीं था मेरे पास, ट्रस्ट माँ के नाम का बना नहीं था। तो किसी मित्र से हमने उधार लिया, भाई एनजीओ दो, उसका लेटर हेड दो, कम से कम टूर्नामेंट के लिए जगह तो बुक करा लें। टूर्नामेंट हमने जगह बुक कराया, जगह बुक कराया, पहला साल टूर्नामेंट करवाया यहाँ के लोकल क्लब्स के बीच में, जो क्लब्स बच्चों को सिखाया करते थे। हमारे एक बहुत सीनियर थे, कोरोना में उनका डेथ हो गया, श्रीमान DK सिन्हा जी, कस्टम्स में डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि मनीष जी ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा कीजिए। हम लोग क्या बड़ा करें? तो बोले कि इंडिया लेवल पे कुछ करवाइए। हमने बहुत पैसा लगेगा। बोले चलिए हम है ना। तो उनका जो मैं हूं ना जो था ना, मुझे किक दे गया। बेचारे उस उम्र में भी मेरे साथ चलते थे, जहाँ जाते थे ले जाते थे मुझे। हमने ऑल इंडिया टूर्नामेंट करवाया पटना में। उसके पहले, और मैं कहूँगा गर्व के साथ कि आज भी नहीं हुआ है, जबकि पटना में रसूखदार और पैसे वालों की कमी नहीं है कहीं भी। मैंने यहाँ ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया क्रिकेट का लगातार 5 सालों तक, और इंडिया की जितनी बेहतरीन टीमें थी, कॉरपोरेट टीम, एयर इंडिया, ONGC, DY पाटिल, मैकॉन, तमाम टीमें यहाँ शिरकत की। कोरोना में ब्रेक लगा, उसके बाद मैं नहीं करवा पाया। फिर मैंने वुमेंस टूर्नामेंट स्टार्ट किया, माँ के नाम पर ही, सारा टूर्नामेंट माँ के नाम पर ही चल रहा था। वुमेंस टूर्नामेंट करवाया, वो भी बिहार में पहले कभी नहीं होता था। आज पुतुल फाउंडेशन, सुनैना वर्मा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट और मनीष वर्मा, शायद मैं कहूँ तो एक पर्याय है पटना में, बिहार में। लोग जानते हैं कि क्रिकेट के प्रति मेरा क्या योगदान है। चलिए, ये तो बातें रही क्रिकेट खेल की। उसके बाद आते हैं सोशल, मैं अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट नहीं कहूँगा, सोशल वर्कर कहूँगा। जो एक कुरेदन था मेरे मन में कि समाज को आपने क्या देना है। आपने समाज से बहुत कुछ लिया, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मेरी वाइफ वर्किंग है। 2019 की बात है, प्रमोशन आया उनका, और प्रमोशन के साथ ही उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से। उनकी पोस्टिंग कलकत्ता हो गई। 2020 के जनवरी में उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पे, और उसके बाद अचानक से कोरोना आ गया। अब कोरोना में मैं आपको क्या बताऊं, शुरुआती दौर में डर तो बहुत लगा, परेशानियां भी आई। वाइफ कलकत्ते में, मैं पटना में, और जो माहौल था कोरोना का यहाँ पर, आज मैं कह सकता हूँ कि भगवान न करे वो दिन फिर से किसी को दिखलाए। डर का आलम ये कि ऐसा लगता था कि आप रास्ते में निकल रहे हो और कोरोना आपको खींच के ले जाएगा। चल रहा था, जिंदगी चल रही थी, और मैं शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो कोरोना के दौरान जब मैं ऑफिस नहीं गया। हालांकि अल्टरनेट डे का प्रावधान था, फिर भी कुछ काम ऐसे थे मैं जाता था। जब मैं वहाँ से लौट कर आता था तो मेरे बच्चे मुझसे बोलते थे कि पापा देख लो, अगर हम लोगों को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी वजह से होगा। तब मैं हिल जाता था, तब मैं बिल्कुल हिल जाता था, और पहला काम करता था बाथरूम में जाकर गर्म पानी से नहाता था। लेकिन वो मेरे मन का सुकून था, मुझे मालूम था इनसे कुछ होने वाला नहीं है। चल रहा था कोरोना अपने हिसाब से, जितना मैं कर सकता था अपने रिसोर्सेज से, अपने कॉन्टैक्ट से लोगों को हॉस्पिटल में बेड मुहैया कराना, रिक्वेस्ट करके, हाथ गोड़ जोड़कर, वो काम मैंने किया। अपने स्टाफ, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ऑफिस के और
4th ग्रेड स्टाफ के बीच में मैंने, ड्राइवर्स के बीच में मैंने विटामिन की गोलियां बंटवाई, मास्क बंटवाया, सबको मास्क दिया। उसमें मास्क बहुत बड़ी चीज़ थी, मुझे याद है। जो मास्क आज 10 रुपये में कोई नहीं पूछता है, उस वक्त उसके लिए लाइन लगा करती थी। मास्क चल रहा था, कोरोना बीच में फिर ख़त्म हुआ। ख़त्म क्या हुआ, थोड़ा उसने अपनी विकरालता को कम कर दिया, ऐसा महसूस हुआ लोगों को। फिर से सेकंड फेज आया, ये पहले से कहीं ज़्यादा भयावह, याद करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त मुझे एक बात का एहसास हुआ कि जिनके घर में कोरोना हुआ है, हस्बैंड को हुआ है, हस्बैंड से वाइफ को हो रहा है, तो घर में खाना कैसे मिलेगा इनको? कौन बनाएगा बच्चों के लिए खाना? ये खाना कहाँ से खाएंगे? दवा तो चलिए कहीं ना कहीं से इनके पास आ जाती है, लेकिन खाना कैसे खाएंगे? तो मैंने उस वक्त एक प्लान किया। हमारे पास कुछ पैसे थे, तो पुतुल फाउंडेशन ने एक प्लान किया कि हम इन लोगों को पूरे पटना में हम फ्री खाना देंगे। कुछ पैसे थे हमारे पास, तो हमने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, 5-7 दिन 10 दिन तो चला ही लेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, पटना शहर के कॉर्नर्स पे, साउदर्न कॉर्नर, वेस्टर्न कॉर्नर, ईस्टर्न कॉर्नर पे फूड जॉइंट्स वाले से कांटेक्ट किया। भाई तुम खाना अपने अपने एरिया में सर्व कर देना, पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन खाना टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। और लोगों के बीच मैंने अपील जारी किया, लोगों को बताया कि जिनको खाना चाहिए, जिनको ज़रूरत है, वो सुबह 10 बजे से पहले मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया कि आप मुझे बताएंगे, शाम में 4 बजे से पहले मुझे बताएंगे कितने प्लेट खाना चाहिए आपको। और मैंने पूरे पटना शहर को, मैं कहूँगा पूरे महीने भर तक, जहाँ से भी लोगों ने बुलाया, हम लोग अपनी टीम के साथ खाना लेकर हाजिर। सड़कों पर हमने डेली 200 पैकेट खाने बंटवाए, जितनी मेरी क्षमता थी। मैं पूरे पटना शहर को नहीं खिला सकता था, उतनी क्षमता नहीं थी मेरी। उसके बाद मैंने एक अपील जारी की अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्तों को कि देखिए ये काम हम करने जा रहे हैं, आपसे जो बन पड़े मदद कीजिए। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, एहसास नहीं था इस बात का कि लोग मेरे पर इतना भरोसा करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 2 डेज मेरे पास इतने पैसे आ गए कि महीने भर तो छोड़ दीजिए आप, मैं 2 महीने खिला सकता था। कोरोना की भयावहता खत्म हुई, लेकिन हाँ एक बात, जिन लोगों को मैं खाना पहुंचाता था, उन लोगों ने इसका अनड्यू एडवांटेज कभी नहीं लिया। जैसे ही उनको लगा वो ठीक हो रहा है, उन्होंने बंद कर दिया, बोले नहीं अब मत भेजिएगा। उस काम ने जो मुझे सुकून दिया ना, मतलब सोचकर ही मैं थोड़ा संजीदा हो जाता हूँ। मतलब आप जब काम करते हैं ना, लोगों के बीच काम करते हैं, तो कैसा फील होता है, वो जब तक काम आप नहीं करेंगे आप नहीं फील कर पाएंगे। किताबी बातें नहीं हैं, वो आपके व्यवहार से रिलेटेड बातें हैं। आप जब तक उनके बीच नहीं पहुंचेंगे, उनके दुख दर्द को नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और आपकी फीलिंग क्या है इनफैक्ट उनके बारे में। चलिए कोरोना खत्म हुआ, अब इसी बीच खाली समय था मेरे पास, वाइफ यहाँ थी नहीं, बच्चे भी अपने काम में मशगूल, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, दोनों बच्चे मेरे बाहर पढ़ते, आज दोनों, एक बाहर चली गई है, एक नौकरी कर रही है। थोड़ा सा खाली समय था, और जैसा मैंने कहा ना कि मेरे मन में एक लौ हमेशा जल रही थी, एक कूड़ेदन हमेशा मेरे मन में था, कुछ अलग करना है। तो मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, कुछ लिखना शुरू किया। जब लिख लिया तो किसी ने कहा कि छपवा क्यों नहीं लेते हो? हम लोग क्या छपेगा यार, मैं क्या लिखता हूँ मुझे क्या मालूम, मैं तो अपने दिल की बात लिखता हूँ, जो मन में आता है वो लिखता हूँ। पता नहीं लोग इसको सराहेंगे कि नहीं सराहेंगे, अगर मैंने किताब छपवा भी ली कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो लोगों ने कहा, कुछ मेरे मित्रों ने, कि नहीं आप लिखिए, आप अच्छा लिखते हैं। हम बोले चलिए। तो मैंने अपने ब्लॉगिंग का जो संस्करण था ना, ब्लॉगिंग का संकलन, अपने ब्लॉग का संस्करण, मैंने उसको एक पुस्तक की शक्ल दी। पुस्तक मेरी आई मनु कहीन, सोशल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, अमेजन पर उपलब्ध है। अब देखिए पुस्तक तो छपकर आ गई, अमेजन पर उपलब्ध हो गई। जिस दिन उसका विमोचन था, मेरे
अनुमान मेरी आशा के विपरीत। मुझे लगा था 25, 30, 50 लोग होंगे, हॉल खचाखच भरा हुआ, हॉल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग पुस्तक का विमोचन करने के लिए आए थे। उस वक्त के बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी और यहाँ के बिहार के डीजीपी श्री आलोक राज। बुक मेरी लगी हुई है वहाँ पर, और उस वक्त मैं डर रहा हूँ, मेरी सांसें बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही हैं, मेरी ललाट पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही हैं कि लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। मुझे ये लग रहा था, जब आदमी अपने बारे में सोचता है ना, तो अच्छे ख्याल थोड़े बाद में आते हैं, बुरे पहले आते हैं। मुझे लगा चलो यहाँ अंडे टमाटर तो कोई नहीं मारेगा, ये जरूर बोलेगा कि क्या लिखते हो यार बकवास, लेकिन नहीं, लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया। लोगों ने कहा कि नहीं, बढ़िया लिख रहे हो, लिखो। मंच से त्रिपुरारी शरण जी ने कहा कि मैं इनको जानता हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ, इनके ब्लॉग्स में पढ़ता हूँ। उन्होंने बहुत मेरी तारीफ की, मेरा हिम्मत बढ़ा, तारीफ क्या कि हिम्मत बढ़ाया। बुक मेरी आ गई, मार्केट में भी आ गई। मैं फिर उसके बाद एक www.globalbihari.com है, ग्लोबल पोर्टल है, ये न्यूज़ पोर्टल। उनके एडिटर ने मुझसे कहा कि मैं इसको छाप दूं मेरे एक ब्लॉग को। मैंने कहा कि उस लायक है? बोला नहीं, मैं छाप देता हूँ, उस लायक है। मैंने कहा ऐसे नहीं, आप मुझे संडे में एक प्लेस दीजिए। बोले दिया। आज से 1.25 साल पुरानी बात हो गई, आज तक मैं रेगुलर लिख रहा हूँ उस पोर्टल के लिए। दैनिक जागरण के आई नेक्स्ट के लिए मैं रेगुलर लिख रहा हूँ, और भी सोशल प्लेटफॉर्म है, मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ मैं रेगुलर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक पुस्तक आ गई हमारी मनु कहीं, दूसरी पुस्तक मेरी पाइपलाइन में है, प्रेस में, पाइपलाइन में नहीं कहेंगे, अब प्रेस में कहेंगे। 2-4-10 दिनों की बात है, वो भी आ जाएगी। फ्लैशबैक। अब फ्लैशबैक क्या है? एक तो मेरे दिल की बात थी, जो मैंने दिल की बात कही। दूसरी फ्लैशबैक, जैसा नाम से ही है, मैंने अपनी ज़िंदगी के पुराने अनछुए पहलुओं को तो उजागर किया है, किसी न किसी कैरेक्टर को सामने रख के। साथ ही मैंने आपके दिल को भी छुआ है, वो आपके लिए भी बातें कि पुरानी बातें क्या थी, क्या लगता था आपको उस वक्त। अगर आप बेरोजगार थे तो कोई पूछता था क्या कर रहे हो, अरे यार कुछ करता होता तो पता नहीं चलता क्या कर रहा हूँ, सबको पता चल जाता है, अच्छा करो तो चिढ़ जाता था, उम्र ऐसी थी। मैंने इन सारी बातों को उसमें समाहित किया। फ्लैशबैक, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मार्केट में आएगी, देखेंगे आप। फ्लैशबैक आ रही है, ज़िंदगी यूं ही चल रही है, सोशल एक्टिविटी चल रही है, नौकरी भी चल रही है, दाल रोटी चल रही है अपनी। दाल रोटी की मशक्क़त तो चलती ही रही है, नौकरी ने वो प्लेटफॉर्म दे दिया है। ब्लॉगिंग चल रही है, और ये जो कुरेदन था, ये कुरेदन मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचा देगी कि आज जिंदगी बाइट्स ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं, अपने बचपन के बारे में बात करूं। तो जिंदगी बाइट्स का मैं फिर से एक धन्यवाद देना चाहता हूं, पुनः एक धन्यवाद। और आम बच्चों की तरह मेरी ज़िंदगी रही, मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पहले मैंने बताया कि मेरे मदर फादर दोनों वर्किंग थे, दाल रोटी की चिंता कभी नहीं रही। और उस वक्त बहुत बड़े अरमान भी नहीं हुआ करते थे कि बाइक लूँगा 2 लाख रुपए की, गाड़ी चढ़ूँगा, ये कपड़े चाहिए, वो मोबाइल चाहिए। ज़िंदगी वहाँ तक नहीं थी। ज़िंदगी तो बस ये थी कि बस शाम के 3 या 4 बजे कैसे ग्राउंड में पहुँचें, कैसे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलें। बरसात में फुटबॉल खेलना मुझे आता नहीं था, डर भी लगता था कोई चोट लगा दे पैर में, तो मैं गोलकीपर बनना प्रेफर करता था, इसलिए कि जो बॉल बाहर जाएगी एक बार मारने का मौका तो मुझे मिलेगा। हाथ से तो रोक लेता था। तो अपने जिंदगी का ध्येय वो था उस वक्त कि बस यहीं तक मेरी दुनिया है। बरसात में मैंने बता दिया। और दूसरी क्या थी, शाम में गेंद खरीदनी है, मिला जुला कर पैसे इकट्ठे करने हैं। आज मैं अकेले दम पे उस गेंद को अपने बच्चों को दे सकता हूँ, डेली दे सकता हूँ, ले जाओ भुला जा खरीद लो। लेकिन उस वक्त घर से 25-50 पैसे मांगने में क्या मेहनत की मशक्क़त करनी पड़ती थी। और क्या बताऊँ मैं, कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आया
कि माँ ने कहा बेटा सब्जी ले आओ, तो कैसे मांगे पैसे, चलो सब्जी में से कुछ पैसे मार लिया, समझे। अब आगे कोई ये ना पूछे मुझसे कि ये कैसे होता था। तो ये भी फ्लैशबैक है, ये भी आपको मिलेगा उसमें। तो इस तरह जिंदगी चल पड़ी, नौकरी लग गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक मुकाम पे पहुंच गए। अब तो जिंदगी हमें उस स्थान पे ले आई है कि अब रिटायरमेंट को देख रहे हैं। जो बातें कल मुझे नहीं खला करती थी, कल को अगर धड़कन बढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं दौड़ के आ रहा हूं इसलिए धड़कन बढ़ रही है। आज धड़कन बढ़ती है सीढ़ियां चढ़ने से, तो मुझे लगता है कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ा है। जो बातें मुझे कल परेशान नहीं करती थी वो बातें मुझे आज परेशान कर रही हैं। कभी अगर थोड़ा थकान महसूस हो गया किसी काम की वजह से, तो डायबिटीज तो नहीं बढ़ गया है। किसको धन्यवाद करूं, किसको दोष दूं, अपने उम्र को या अपने आसपास के माहौल को या सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया ने बहुत अवेयर बनाया आपको, बहुत अवेयर बनाया, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक डर तो क्रिएट कर दिया है। इतना ज़्यादा बताएंगे ना, जब कभी आप एक एसओपी जारी करें, डॉक्टर साहब ने एक बना दिया कि ये सब लक्षण है ना, तो ये बीमारी यहाँ हो सकती है, तो आपको लगेगा नहीं इसमें एक लक्षण तो मेरे पास है, अब आप परेशान। तो ये सब बातें भी चलते रहती हैं उम्र के इस पड़ाव पे। अभी जैसा मैंने बताया कि मुझे मेरी अगली पुस्तक आने वाली है, तो उसका मैं लिख रहा था कि मुझे भी कुछ कहना है। एक तो लोगों ने लिख दिया मेरे बारे में प्रस्तावना, अब मुझे भी लिखना था, तो मैंने उसमें वही लिखा कि कल तक जो मैं ठिठका सा था, मैं क्या हूं मुझे नहीं मालूम, आज मुझे मालूम चल रहा है। और अभी भी शायद मैं नहीं कह सकता हूं मुझे आगे क्या करना है, लेकिन हाँ, अंदर से, चूंकि मैं एक बहुत ही संजीदा इंसान हूं, मुझे सामने वाले की तकलीफ देख करके बुरा लगता है। मैं सोचने लगता हूं कि काश अगर ये मेरे साथ होता तो मेरे साथ कैसा होता, मैं कैसा सोचता, मैं कैसे रिएक्ट करता। तो मैं इसके बारे में सोचता हूं और कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करता हूं। तो अभी मेरी जिंदगी चल रही है, सफर अनवरत जारी है, कहां तक जाएगी मुझे नहीं मालूम,